हेलो माय डियर स्टूडेंट, यस आज की वन शॉट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा पेपर बनता है, किस तरह क्वेश्चंस आते हैं और आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। आपने जरूर चैप्टर 1 का जो हमारा वन शॉट वीडियो है जिसमें थ्योरी एक्सप्लेन की है मैंने वन शॉट में, वो जरूर देख लिया होगा। और आज चैप्टर 1 का हम प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, in an experiment 3 microscopic latex spheres are sprayed into a chamber and become a charge with a charge +3 +5e -3। ये चार्ज दिया गया एक चैम्बर में जहां पे इस तरह के स्फेयर है। अभी चार्ज दिया गया, ऑल द 3 स्फेयर्स केम इन कॉन्टेक्ट साइमल्टेनियसली फॉर अ मोमेंट एंड गॉट सेपरेटेड। यस, तो इन पे जो है चार्ज स्प्रे किया गया, इनको कॉन्टेक्ट में लाया, सेपरेट किया। साइज के बारे में कुछ आइडिया नहीं दिया गया यहाँ पर, ठीक है। अब चार्ज किस पे कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करेगा साइज। तो ऐसा साइज नहीं दिया है, लेकिन हमें बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पता होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज फॉर द फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर। अब ये जो चार्ज दिया गया +3 +5 -3, कितना टोटल चार्ज दिया गया? तो टोटल चार्ज हो गया, देखो +3 -3 कैंसिल, तो टोटल चार्ज 5e दिया गया। तो इसका मतलब टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो क्या टोटल चार्ज +5e रहा उनके चार्ज को कांटेक्ट में लाने का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसके बाद? तो चेक करते हैं क्या फर्स्ट ऑप्शन सही है। +5e 10e -4, नहीं, +5e टोटल चार्ज नहीं आ रहा। तो यहाँ टोटल चार्ज इस टोटल चार्ज से मैच नहीं कर रहा, यानी ये ऑप्शन तो गलत है। तो ये तो आपका गलत ऑप्शन है, रॉन्ग, ये नहीं है। बी पे आ जाते हैं। +6e +6e -7e, +6 +6 12e, 12e -7e +5e। ओके, ये टोटल चार्ज इससे मैच कर रहा है, तो ये सही ऑप्शन है। और बाकी ये देखो ऑप्शन सी तो गलत है, क्योंकि 3.5e और 5.5e ई फ्रैक्शन में होता है, नहीं पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी टोटल चार्ज +5e तो नहीं आ रहा। इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, बी ऑप्शन इज क्लियर करेक्ट, क्योंकि टोटल चार्ज वाला कंसेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। तो क्लियर हो कि कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, टोटल चार्ज कंजर्व है यहाँ पर और फ्रैक्शन पे चार्ज ट्रांसफर नहीं होता। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम का चार्ज है, पहले से ऑब्जेक्ट को ध्यान रखना, 1 कूलम का चार्ज इनिशियली है। गेन इतने इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स उसको दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है। 1 कूलम चार्ज पहले से इनिशियली इतने चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, तो नेट चार्ज क्या होगा? तो यस, क्योंकि देखो इनिशियली चार्ज उस पे Q1 ऑलरेडी +1 कूलम है, ओके। और Q2 क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यानी कि नेगेटिव में चार्ज, और नेगेटिव में कितना चार्ज? यस, माइनस में 5 × 10⁻18 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1.6 10⁻−19 कूलम। यस, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने तो माइनस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने से नेगेटिव चार्ज हो गया वो। और यहाँ पे आप 5 × 1.6 करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? यस, आपको मिलेगा 8, ओके, × 10⁻18 और -19 -1, ओके। तो ये आपको मिला, यस, -0.8 या -0.80 भी कूलम कह सकते हैं। तो पहले से ही 1 कूलम है और सॉल्व करके -0.80 कूलम, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? यस, Q1 + Q2, Q1 + Q2 टोटल चार्ज 1 + 0 1 ऑफ माइनस, दिस इज माइनस, ऑप्शन डी +0.20 कूलम। तो नेट चार्ज पॉजिटिव रहा, भले ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बट वहां से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से -0.80 कूलम का चार्ज मिला, क्योंकि पहले से ही 1 कूलम था। तो नेट चार्ज आप देख सकते हैं कि आपको प्लस मिलेगा, 0.20 कूलम मिलेगा। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच अमंग द कर्व शोन बिलो कैन पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी याद करो, जैसा कि मैंने चैप्टर 1 की जो वन शॉट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो वो प्रॉपर्टीज आपके माइंड में रहनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए देखो, यहाँ पे कंडक्टर और कंडक्टर के नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, कहीं कहीं एंगल अलग अलग है, जबकि चार्ज सरफेस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल होती हैं। तो उस प्रॉपर्टी से आइडिया लग गया कि ये तो गलत है। बी पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं, प्लस से निकल के माइनस में टर्मिनेट होती हैं। इधर देखो, प्लस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो ये तो गलत है। प्लस पे प्लस से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा, इस प्रॉपर्टी से आइडिया लगेगा, ये बी ऑप्शन गलत है। सी देखते हैं, तो सी तो आपने ड्रॉ किया है। लाइक चार्जेस में क्या है? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेटरल प्रेशर, एक दूसरे से दूर भागती हैं, तो ऐसा है, ये सही ऑप्शन है सी। ओके, डी। अब यहां देखो, यहां पे भी देखो, एक तो इंटरसेक्ट कर रही है और एक प्लस
से निकल के प्लस की तरफ जा रही हैं, तो दोनों तरीके से तो एक रॉन्ग है। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोज लूप इस तरीके से बना रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप कहाँ बनाती है? पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाती है, तो इस तरीके से ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन। अब ये चीज स्टडी करने से पहले गॉस थ्योरम याद करो। गॉसियन सरफेस का कंसेप्ट क्या था? जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जिसको हम कह सकते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गॉस थ्योरम नहीं है। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो टोटल फ्लक्स है जिसको इससे मेजर किया जा सकता है, वो 1/ε टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज है। ये है अब गॉस थ्योरम है इस वन, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इन वैक्यूम। वैक्यूम है तो एप्सिलॉन और कोई मीडियम है तो एप्सिलॉन हो जाएगा। चार्ज एनक्लोज, यहां पे कोई ऐसा कुछ कहा कि स्फेरिकल बॉडी हो क्लोज सरफेस में या सिलेंड्रिकल हो? नहीं ना, ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं फॉर्मूले में। चार्ज एनक्लोज क्या है वो मैटर करता है, और ये भी जरूर मैटर नहीं करता कि चार्ज कहां पे हो। सरफेस के अंदर होना चाहिए, वो सेंटर पे हो साइड में, लेकिन अंदर होना चाहिए। अब ऑप्शंस देखते हैं। नेट चार्ज एनक्लोज, यस क्या ये सही है? नेट चार्ज एनक्लोज तो ठीक है, ये तो कह रहा है नेट चार्ज एनक्लोज ठीक है। परमिटिविटी मीडियम, यस, अभी वैक्यूम है तो एप्सिलॉन और कोई मीडियम हो तो एप्सिलॉन हो जाता, तो ये तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेट चार्ज एनक्लोज, ये भी सही है। परमिटिव मीडियम सही है। साइज ऑफ क्लोज गॉसियन सरफेस रॉन्ग, ये एक चीज गलत हो गई, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। नेट चार्ज एनक्लोज ओनली, सिर्फ ओनली गलत है, मीडियम पे भी तो डिपेंड करता है। परमिटिविटी मीडियम ओनली, ये ओनली लिख के गलत कर दिया उन्होंने, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 2q। ध्यान रखो, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपको। 2q चार्ज माना यहां पर, क्यों नहीं 2q है, एट अ डिस्टेंस r इज E0। तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के से क्या होता है, जैसे आप इस तरह के याद करते हैं ना कि एक चार्ज q है, इससे r डिस्टेंस पे पॉइंट p है, तो ये O पॉइंट पे चार्ज q रखा है, तो यहाँ पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज की वजह से E इज इक्वल टू K, वैक्यूम के लिए 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है जो हमने स्टडी किया है। अगर नहीं याद आ रहा है इसका मतलब ये आपकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं क्लियर है, पहले वो कंसेप्ट क्लियर कर लो तब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो हमको याद है कि पॉइंट चार्ज के सही फॉर्मूला होता है। चलो अप्लाई करते हैं कंसेप्ट को। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज 2q दिया है, और 2q दिया है तो 2q के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E0 है, तो E0 इज इक्वल टू K अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चार्ज 2q है और डिस्टेंस क्या है? एट अ पॉइंट चार्ज 2q डिस्टेंस r है, r स्क्वायर, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ओके, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयर। स्फीयर है तो स्फीयर को पॉइंट जैसा ही कंसीडर करते हैं। थिन स्फीयर, स्फेरिकल सेल, रेडियस r विथ टोटल चार्ज q, टोटल चार्ज q। अब स्फेरिकल सेल का रेडियस जो है वो r है, ठीक, एट अ डिस्टेंस r/2 पे निकालना है, और यहां से जो डिस्टेंस है आपका वो आपका r/2 डिस्टेंस है। इस पॉइंट P को हम कह रहे हैं ये आपका r/2 डिस्टेंस है। जैसे ये डिस्टेंस r है, ये r है तो इसका हाफ r/2, और इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया कि r इज मच ग्रेटर देन कैपिटल R। तो कैपिटल R को तो आपको नेग्लेक्ट कर देना है, मतलब ये स्फेरिकल जो सेल है वो पॉइंट जैसा नजर आ रहा है, यानी ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि पॉइंट नजर आ रहा है, यानी पॉइंट चार्ज वाला ही फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा इसके वजह से, इस चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से जो कि पॉइंट चार्ज जैसा नजर आ रहा है इस कंडीशन में, उसका चार्ज क्या है? Q, तो K Q और डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? r/2, r/2 का स्क्वायर। तो यस, स्फेरिकल सेल चार्ज Q है और डिस्टेंस r/2 है, वो r/2 का स्क्वायर किया तो हमें E मिला आपका। यस, r/2 r²/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4kq अपॉन r स्क्वायर, ये E की वैल्यू आई, यानी ये वैल्यू आई स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की, जबकि ये वैल्यू उस पॉइंट चार्ज की वजह से E0 है। तो आंसर E0 के टर्म में अगर हम कहें, इससे देखो कंपेयर करके, ये 2 टाइम्स, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं 2 टाइम्स के अकॉर्डिंग, आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो कि जो आपका E है, E अपॉन अगर E0 करें हम
तो क्या मिलेगा, E अपॉन ई नॉट करेंगे हम तो 4 अपॉन क्लियर दिख रहा है 2 मिलेगा, यानी 2 टाइम्स, यानी जो E आया आपका 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट आया। अब ऑप्शन क्या है, ये सब ई नॉट है, ये 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट, ये ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट हो गया इस तरीके से सॉल्व करके। इस ई नॉट की वैल्यू लिख दी, इस ई की वैल्यू लिख दी, डिवाइड करके देख लिया, तो हमें क्लियर दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल है वो ई 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट आ गया फॉर्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ स्क्वायर सीट, एक स्क्वायर सीट गिवन है आपको ऑफ साइड ए स्क्वायर। ठीक है, प्लेन की बात करें तो एरिया क्या होगा, साइड अगर ए तो ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, लाइंग पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन। तो आपको पता है प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इसका एरिया वेक्टर होगा, आपको बता दें, जो एरिया वेक्टर लिखेंगे, एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, जेड एक्सिस, तो मैंने क्या कहा के कैप, तो ये लिख दिया वेक्टर फॉर्म में, ए स्क्वायर एरिया की वैल्यू, डायरेक्शन ए वेक्टर का के कैप, एंड दे रखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, ये बताया जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो वेरिएबल है, देखो जेड के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, जो आपका ई वेक्टर है बेसिकली यहाँ पर सी जेड स्क्वायर के कैप है, दिस इज के कैप, और सी कोई कांस्टेंट है। अब आपको यहां बताना है z इक्वल टू ए, तो एट z इक्वल टू ए पे बताना है, तो एट z इक्वल टू ए पे यस ई वेक्टर क्या होगा, इस प्लेन को z इक्वल टू ए पे प्लेस किया हुआ है, तो उस प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है उस प्लेन पे क्या है, यानी वहीं से इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे कि उस प्लेन पे उस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, तो पोजीशन क्या है z इक्वल टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेरिएबल है z के अकॉर्डिंग, तो z इक्वल टू ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पुट कर देंगे, तो सी z की जगह a रखेंगे आप, तो a का स्क्वायर हो गया k कैप हो गया। तो यस, इस स्क्वायर प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एरिया ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है फाई ई, ई डॉट ए करेंगे हम, यस ये सी ए स्क्वायर के डॉट के 1 हो गया, सी ए स्क्वायर ई का मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर एरिया का मैग्नीट्यूड, के डॉट के 1 हो गया, तो सी ए की पावर 4, यस ए की पावर 4 इंटू सी, ऑप्शन यस दिस वन, ए की पावर 4 इंटू सी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया पता होना चाहिए और डायरेक्शन आपको पता है प्लेन के परपेंडिकुलर, इस तरीके सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, थ्री चार्जेस गिवन है, एक Q है, एक माइनस Q है और एक Q नॉट है। ओके, आर प्लेस एज सोन बिलो, यहां दे रखा है Q नॉट यानी कि ओरिजिन पे रखा हुआ है। ओके, Q नॉट ओरिजिन पे रखा हुआ है, ये Q नॉट है जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है, उससे a डिस्टेंस पे x एक्सिस पे ये प्लस Q रखा हुआ है, और a डिस्टेंस पे माइनस Q चार्ज रखा है वो y एक्सिस पे रखा हुआ है। तो पेयर ऑफ मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन बस फर्क है डायरेक्शन का, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है। अब 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यस 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब ये देखो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है मैं इसको F1 कह देता हूं, तो मैं यहाँ F1 कह रहा हूं Q नॉट और प्लस Q के बीच में, और प्लस Q चार्ज Q नॉट पे फोर्स लगाएगा, डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव, पॉजिटिव रिपल करेगा, तो जो डायरेक्शन होगी आपकी Q प्लस Q जो Q नॉट पे लगा रहा है रिपल करेगा, ये डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F1 वेक्टर। हम मैग्नीट्यूड रख रहे हैं, तो F1 का जो मैग्नीट्यूड क्या है वो K, चार्ज क्या है Q1 Q2 Q इंटू Q नॉट, और डिस्टेंस क्या है A का स्क्वायर। ओके, F1 आ गया। ना F2 माइनस Q चार्ज Q नॉट पे फोर्स लगा रहा है, डायरेक्शन माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, यानी इट इज F2 वेक्टर, डायरेक्शन ये, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, क्यों ये भी Q ही है, बस माइनस Q है, वैल्यू तो वही है माइनस Q, ये Q नॉट है, तो K Q नॉट अपॉन डिस्टेंस वही A है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है। यस F2 अलोंग द y एक्सिस है,
F1 along द माइनस एक्स एक्सिस है, तो जो नेट फोर्स क्या होगा, हम जानते हैं नेट फोर्स क्या होता है, वेक्टर सम होता है। जो नेट फोर्स F है दैट इज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर होता है। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट में F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 कॉस एंगल, और यहाँ कॉस एंगल आपको क्लियर दिख रहा है 90 डिग्री, तो cos 90 होने के ये टर्म तो जीरो हो गया क्योंकि cos 90 जीरो होता है। तो अंडर रूट में F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, और क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो 2F1 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो रूट में हम 2F1 का स्क्वायर कह सकते हैं क्योंकि F1 इक्वल टू F2 है, मैग्नीट्यूड हमारा सेम है। तो F इज इक्वल टू यस रूट 2 टाइम्स ऑफ F1 का स्क्वायर, तो F1 हो जाएगा रूट से बाहर, और F1 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो K क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट देख सकते हो आप, ए बी सी डी। रूट टू ये रहा, K क्यू नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला और प्रिंसिपल सॉल्यूशन, नेट फोर्स क्या होगा, ये फॉर्मूला, एंगल देखना जरूरी है यहाँ पर, और नेट फोर्स की वैल्यू तो आ गई, डायरेक्शन क्या होगी, ये है डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। इस तरीके से नेट फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इन एयर इज कैपिटल F। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 Q2 मान लेते हैं, F फोर्स लग रहा है, वैल्यू देते हैं, कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला, F इज इक्वल टू K लेट 2 पॉइंट चार्जेस आर Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स लग रहा है। इफ ईच ऑफ द 2 चार्जेस बी हाफ, हर एक चार्ज को हाफ कर दे, Q1 को भी हाफ कर दे, Q2 को भी हाफ कर दे, एंड डिस्टेंस को भी हाफ कर दें, तो न्यू फोर्स क्या होगा, यानी जो न्यू फोर्स में F डैश की बात कर रहा हूं उसमें मैंने जो K है, मीडियम तो वही है, बस चेंज करें चार्ज Q1 डैश जो है मेरा, मैं Q1 डैश ले रहा हूं, Q2 डैश कर रहा हूं, डिस्टेंस भी हमारा R डैश हो गया उसका स्क्वायर। तो जो मेरा F डैश न्यू फोर्स है वो क्या होगा, जब मैं Q1 डैश यानी जो चार्ज है उसको हाफ कर रहा हूँ यानी Q1/2, Q2 डैश को भी हाफ कर रहा हूँ क्योंकि हर एक चार्ज को हाफ किया गया, डिस्टेंस को भी हाफ किया गया यानी R डैश हमारा R/2। तो आप देख सकते हैं सॉल्व करके क्या आएगा, ये 2 और 2 1/4, ये 1/4, ये R/2 का स्क्वायर, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/4 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो 4/4 कैंसिल हो गया, ये आपका वही आया F डैश F के इक्वल आया, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि चार्ज को भी हाफ कर दिया, यहाँ से 4 टर्म मिल गया, 2 और 2 4, 1/4, यहाँ से R/2 डिस्टेंस को हाफ किया तो डिस्टेंस का स्क्वायर है यहाँ पे, तो 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 जो कि ऊपर जाएगा, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा और नेट फोर्स क्या आएगा, वही आएगा, यानी कि न्यू फोर्स जो है ओरिजिनल फोर्स के ही इक्वल है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले माइंड में सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, सही है बिल्कुल। दे इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं इंटरसेक्ट तो नहीं करती, हम रीजन पता है कि अगर इंटरसेक्ट करेगी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट विच गिव द 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विच इज नॉट पॉसिबल, तो बी गलत है, और यही पूछा है विच इज नॉट प्रॉपर्टी, यानी बी तो गलत हो गया। अब सी और डी देख लेते, हो सकता है कि बाय चांस कोई एक ऑप्शन में एक ही गलत होता है जो बोर्ड के एग्जाम में, तो ये तो हमारा ऑप्शन मिल चुका है, हमारा सही ऑप्शन है बी। हम बी को सर्कल कर लेंगे, जल्दी में गलती मत करना, पूछा है नॉट प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा, बी सर्कल करना है आपको एग्जाम में, बी सर्कल करना है, बी हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हमारा आंसर बी है। ठीक है, क्योंकि ए सही प्रॉपर्टी है, टेंजेंट ड्रॉन एंड लाइन ऑन लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी सही प्रॉपर्टी है। नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये भी सही प्रॉपर्टी, क्योंकि प्लस से स्टार्ट होकर माइनस में टर्मिनेट हो जाता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज तो सही हैं, और हमसे पूछा है कौन सी नहीं सही है, तो बी ऑप्शन है, उसको सर्कल कर देंगे आप। ओके, या आप एग्जाम में लिखेंगे तो बी, और ध्यान रखना आप ABCD लिख करके मत छोड़ना, आप बी दे इंटरसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा लिख देना, ABCD मत करना, बी लिखा है तो बी ऑप्शन के साथ लिख देना, दे इंटरसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये जरूरी है आपको एग्जाम में। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, डायमेंशन फॉर्मूला बेसिकली 11th क्लास में ही इंपॉर्टेंट होता है, 12th में डायमेंशन फॉर्मूला नहीं देते, लेकिन कॉम्पिटिशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है, लेकिन हाँ यूनिट जरूर पूछी जाती है, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है? यस, एप्सिलॉन की यूनिट क्या होती है? तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर में से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी होती है, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी होगी और आपको बता दें 8.85 10⁻⁻12 यूनिट क्या होती है? नहीं याद आ रहा है तो फॉर्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट अगर आपको निकालनी है तो वो आएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से आप यूनिट बता सकते हैं, यूनिट आ सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि है आपके कोर्स में। डायमेंशन 11th में हो सकता है ना दे, यहाँ पे कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे आप डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं ना परमिटिविटी की। तो कूलम स्क्वायर यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं कूलम यानी 80, Q/IT से 80 का स्क्वायर, न्यूटन MLT-2 की पावर -1, मीटर लेंथ की पावर यहाँ -2। अब आप देख सकते हो m की पावर -1 आ रहा है, l की पावर यहाँ -1 -2 -3, तो m की पावर -1 l की पावर -3 और यहाँ पर ऑप्शन बी में देख सकते हैं m की पावर -1 l की पावर यहाँ से -1 -2 -3 मिल गया, t की पावर यस t की पावर ये -2 -1 +2 4 हो गया, ये भी सही आ गया, और a की पावर 2 4, यानी कि बी ऑप्शन सही है। लेकिन उसको फॉर्मूला याद होना चाहिए और यूनिट आपके एग्जाम में आ सकती है, और यूनिट अगर आपको आ गई सॉल्व करने तो डायमेंशन फॉर्मूला वहां से आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अ सोप बबल इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। सोप बबल है, पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, और पॉजिटिव चार्ज दिया तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? रिपल करता है, और जब रिपल करेगा तो सोप बबल का साइज क्या होगा? दूर भागेगा, रिपल करेगा, साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इज द रीजन। ऑप्शन डिक्रीज नहीं, इंक्रीज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से सोप बबल का साइज इंक्रीज होगा पॉजिटिव चार्ज देने से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट अ पॉइंट P, किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस R फ्रॉम इनफिनाइट लॉन्ग वायर। देखो पहले क्वेश्चन समझना है और याद करना है कि कौन से टॉपिक का। लॉन्ग वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर आपने स्टडी किया है गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में, गुड, अगर याद आ गया अच्छी बात है, और फिर फॉर्मूला याद है तो और अच्छी बात है। फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, डेरिवेशन आती है तो फिर और अच्छी बात है। तो आर डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन की थी, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग से बीएससी में आ सकती है, लेकिन फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। सब कुछ याद रखना है, जो मैंने आपको 1 शॉट वीडियो में बताया है वो सब बोर्ड के टॉपिक है इस साल के सेशन में, आपको सब याद रखना है अगर आपको मार्क्स 90+ स्कोर करने, 100 भी आ सकते हैं आपके। यस, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इनफिनाइट लॉन्ग वायर के वजह से डिराइव कर चुके हैं, याद होना चाहिए, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, ये डिराइव कर चुके हैं। अब अगर ऐसा फॉर्मूला आपको दिख रहा है तो टिक कर दो, लेकिन कई बार घुमाते हैं फॉर्मूले को, कुछ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फॉर्मूला को घुमा के रख देते ताकि आप रटे हो तो आप कंफ्यूज हो जाओ। अगर कंफ्यूज हो गए तो मतलब आपके कंसेप्ट अभी स्ट्रांग नहीं है। ऑप्शन ए, तो यहाँ पे आप क्या ऑप्शन ए में देख सकते हो, ये आर स्क्वायर है, ये गलत हो गया, लीनियर चार्ज की वजह से आर स्क्वायर नहीं होता, पॉइंट चार्ज की वजह से ई इनवर्स टू आर स्क्वायर होता है। ठीक, बी ऑप्शन, हाँ ये सही लग रहा है। अब लेकिन आप सोचो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन ये भी तो देखो कि यहाँ लैम्डा है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 2 λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हुआ कि नहीं, है ना? तो इसका मतलब बी ऑप्शन, और कहीं सोचना ही नहीं है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हो गया? तो नाउ नेक्स्ट, यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ ग्लास रॉड एंड अ कॉपर रॉड। एक ग्लास रॉड है एंड एक कॉपर रॉड है, आपको क्लियर? इसमें कॉपर क्या है? एक कंडक्टिंग बॉडी है। A glass rod and copper rod are charged by induction by bringing them near a positively charged sphere। ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के पास लेके आए इसको, तो हमें बताना है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विल बी मोर ऑन अ ग्लास रॉड, जो इंड्यूस होगा चार्ज, क्या ग्लास रॉड पे ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा, या बी विल बी मोर ऑन अ कॉपर रॉड, या सी विल बी इक्वल ऑन बोथ रॉड, या डी ऑन द रॉड्स विच विल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द रॉड। तो इसका कंसेप्ट क्या है? यस, कंसेप्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन।
तो आपको बता दें, इसमें हम फॉर्मूले से भी बता सकते हैं। फॉर्मूला है आपका जो इंड्यूस चार्ज का, दैट इज Q डैश इज इंड्यूस चार्ज इज माइनस टाइम्स ऑफ Q वो चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज स्फीयर लेके आ रहे हैं उसका चार्ज है, और Q डैश उस बॉडी या रॉड पे जो इंड्यूस चार्ज है उसका 1 माइनस 1/k। हाँ, ये फॉर्मूला कोर्स में नहीं है, बट इससे हम आंसर बहुत इजीली बता सकते हैं। अब यहाँ पे जो k है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये इन्फिनिटी होता है फॉर मेटेलिक बॉडी यानी कि कॉपर के लिए, और ग्लास रॉड के लिए दिया होगा जो कि कुछ एक फिक्स वैल्यू है। इन्फिनिटी यानी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसके लिए? के मेटल के लिए, यानी ग्लास रॉड के लिए तो k की कुछ होगी वैल्यू, बट कॉपर रॉड के लिए k की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो Q डैश होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ Q होगा, यानी कि जितना चार्ज आपका इस स्फीयर पे है उतना ही चार्ज इस कॉपर रॉड पे इंड्यूस होगा, और ग्लास रॉड पे कम इंड्यूस होगा क्योंकि k की वैल्यू कुछ होती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, स्मॉल वैल्यू होती है। क्लियर हो गया? तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? विल बी मोर ऑन कॉपर रॉड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? तो कंसेप्ट वाइज हमें आंसर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द परमिटिविटी ऑफ 3 मीडियम ABC आर इन इंक्रीजिंग, परमिटिविटी आर इन इंक्रीजिंग, EA EB EC। यहाँ पर जो परमिटिविटी है, जो मीडियम C है उसकी परमिटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू B, और B की ज़्यादा है A के कंपेरेटिवली। अब परमिटिविटी गिवन है हमको, और टू चार्जेस Q1 Q2 के बीच में ये मीडियम प्लेस किया गया है, डिस्टेंस सेम है। कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस सेम है इन तीनों मीडियम में, बस मीडियम की परमिटिविटी अलग है। तो आपको बताना जो फोर्स है उसका क्या रिलेशन होगा, कूलम्स फोर्स फॉर्मूला। तो F का फॉर्मूला परमिटिविटी के टर्म में F इज इक्वल टू स्मॉल k यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन, यस एप्सिलॉन नॉट तब यूज करेंगे जब वैक्यूम में फ्री स्पेस होगा, मीडियम के अकॉर्डिंग Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो सिंपल ये फॉर्मूला हमें याद आ जाना चाहिए और तभी हम आंसर बता पाएंगे। अब फॉर्मूले में आप देख सकते हो Q1 Q2 गिवन चार्ज है तीनों मीडियम के लिए, डिस्टेंस भी सेम है, तो चेंज क्या हो रहा है एप्सिलॉन। तो आप देख सकते हो क्योंकि फोर्स एप्सिलॉन के इन्वर्सली है फॉर द गिवन कंडीशन की ये कांस्टेंट है गिवन है, तो अब जिसका एप्सिलॉन ज़्यादा होगा उसमें फोर्स कम होगा। और एप्सिलॉन C, क्योंकि आपका एप्सिलॉन C इज मोर देन B एंड इट इज़ मोर देन A, तो फोर्स उल्टा हो जाएगा, फोर्स C में कम होगा एज कम्पेयर टू B, एंड A में फोर्स सबसे ज़्यादा हो क्योंकि परमिटिविटी जिसकी कम फोर्स में ज़्यादा होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी FA इज ग्रेटर देन FB इज ग्रेटर देन FC। ऑप्शन कौन सा है इसमें? FA इज ग्रेटर देन FB ग्रेटर देन FC, यस ऑप्शन A इज करेक्ट। तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको देख करके हमें समझ आ जाएगा कि क्या रिलेशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 15, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डायपोल। अब जो क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं 3 मार्क्स में आते हैं कैसे आते हैं, लाइक दिस, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ डायपोल स्टेट इट्स SI यूनिट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, फॉर्मूला याद आ रहा है? यस तो थ्योरेटिकल ये कंसेप्ट है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ 1 शॉट वीडियो में, और बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से कंसेप्ट याद आना चाहिए। तो P वेक्टर इज डायपोल मोमेंट वेक्टर, यस आइदर चार्ज इनटू डायपोल लेंथ, क्योंकि डायपोल क्या होता है, ये प्लस Q चार्ज और ये माइनस Q चार्ज, और इनके बीच का सेपरेशन 2a, या डायपोल लेंथ कह सकते हैं, d भी ले सकते हैं, 2a को d भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो डायपोल मोमेंट है ये किसी डायपोल की स्ट्रेंथ को बताता है, इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। फॉर्मूले से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या डेफिनेशन है फॉर्मूले से, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दोनों चार्ज में से किसी का मैग्नीट्यूड ले लो, इनटू डायपोल लेंथ। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई। नाउ व्हाट इज यूनिट, व्हाट इज यूनिट इस फॉर्मूले से ही आ जाएगा, यानी फॉर्मूला याद है तो आपने डेफिनेशन भी बता दी और फॉर्मूले से यूनिट भी आ जाएगी। यस, चार्ज का कूलम और डायपोल लेंथ मीटर, तो ये कूलम यस डैश ये मीटर, कूलम मीटर, सेंटीमीटर से कंफ्यूज ना हो जाना, cm मत लिख देना, ये कूलम मीटर है इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इन विच ओरिएंटेशन और डायपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें डायपोल को प्लेस करना है, ओरिएंटेशन पूछा गया है, यानी कि जो डायपोल मोमेंट P वेक्टर है उसका E वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से
जो एंगल होगा वो क्या होगा कि हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल जाए और अनस्टेबल मिल जाए। तो स्टेबल के लिए आपको बता दें, यस फॉर्मूला क्या होता है, हमें याद आना चाहिए कि टाउ वाला जो फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू, यस टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इक्विलिब्रियम के मतलब यहां पर है रोटेशनल इक्विलिब्रियम से, और यहां पे जो देखो नेट फोर्स तो जीरो होता है डायपोल पे, लेकिन टॉर्क एक्ट करता है। तो टॉर्क जीरो कब होगा, थीटा जीरो पे टॉर्क जीरो होगा और थीटा 180 पे होगा। तो जीरो पे थीटा जीरो के लिए आपका यानी कि जो एंगल होना चाहिए P और E के बीच में जीरो होना चाहिए, तो टाउ जीरो होगा। और ये कंडीशन होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम मींस वहां पे थोड़ा भी डिफ्लेक्ट करोगे, स्मॉल डिफ्लेक्शन थोड़ा सा, तो वहीं पे वो ऑसिलेट करेगा, पूरा घूम नहीं जाएगा, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम इस तरीके से। अनस्टेबल थीटा 180 पे भी टाउ जीरो होगा, लेकिन 180 पे क्या होगा कि आपने थोड़ा भी डिफ्लेक्ट किया पूरा डायपोल घूम जाता है, तो वो अनस्टेबल वापस नहीं आएगा, तो ये आपका अनस्टेबल है। तो क्लियर हो गया। फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, थीटा जीरो होना चाहिए, यानी जो एंगल है P और E वेक्टर के बीच में वो जीरो होना चाहिए। अनस्टेबल के लिए 180 होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट 16th, first one, what do the electric field lines, sorry, why do the electric field lines not form closed loop? 2 मार्क्स में अगर आगे 2 पॉइंट आ गए आपके, तो why do the electric field lines not form closed loop? 1 मार्क्स का भी अलग आ सकता है, ये 1 मार्क्स का अलग आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती, 1 मार्क्स का आ चुका है बोर्ड में क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज याद कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट एट नेगेटिव। तो जब प्लस से स्टार्ट होकर माइनस में टर्मिनेट हो जा रहा है, तो क्लोज लूप कैसे बनाएगा, जबकि आपको याद है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, वो क्लोज लूप बनाती हैं, क्योंकि वो बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है बाहर मिनट के डायरेक्शन, और अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है, वो तो क्लोज लूप बना रही है, ये नहीं बनाती। यानी सिंपल सा आंसर, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट एट द नेगेटिव, दैट वाई इट नॉट फ्रॉम क्लोज लूप। क्लियर। तो फर्स्ट आंसर क्लियर हो गया आपका, 1 लाइन में 1 मार्क्स मिल गए। सेकेंड, why do the electric field lines never cross each other? क्रॉस क्यों नहीं करती, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, ये भी 1 मार्क्स में आ सकता है। तो यस, हम मान लेते हैं अगर इंटरसेक्ट करेगी, ये भी हमने थ्योरी में स्टडी किया है। इफ दे इंटरसेक्ट, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट, और 2 टेंजेंट मींस 2 डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट। एक पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, 2 तो होती नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो क्लियर है, आंसर क्या लिखेंगे, इफ दे क्रॉस और इंटरसेक्ट, then at the point of intersection we can draw 2 tangent which gives the 2 direction of electric field intensity at the same point, which is not possible. So this is the answer. Clear? Now the next question number 17, assertion region पे भी questions आपको मिलेंगे बोर्ड में। assertion, mass of body increases slightly, mass of body increases slightly when it is negatively charged। क्या ये सही है? जब बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया जाएगा, जब उस पर नेगेटिव चार्ज दिया जाएगा, तो क्या मास ऑफ बॉडी इंक्रीज होगा? यस। नेगेटिव चार्ज कैसे दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन उस पर आता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, 2 बॉडी को रफ करेंगे तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे जाएगा। तो अगर कोई नेगेटिवली चार्ज हुआ है तो वहां इलेक्ट्रॉन आया है, उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आया। क्या इलेक्ट्रॉन के मास नहीं होता, क्या होता है ना? तो इलेक्ट्रॉन का क्योंकि मास होता है, और कितना होता है 9.1 10 की पावर -31 kg, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है, और वो होता है 9.1 10 की पावर -31 kg। तो जब ये मास है इलेक्ट्रॉन के पास, और जब इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे जाएगा उसको नेगेटिवली चार्ज करेगा, तो मास तो इंक्रीज होना है। तो क्या यही बोला है? यस, मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेस। सही है, करेक्ट है, असर्शन सही है ना। रीजन क्या, रीजन सही है, मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया, आपको क्या लग रहा है रीजन सही है? क्या है रीजन? इलेक्ट्रिक चार्ज ओबेज द कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ तो अलग चीज है, एनर्जी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर होता है। लेकिन क्या इससे आपको सही एक्सप्लेनेशन मिल पा रहा है कि मास ऑफ बॉडी इंक्रीज हो रही है? नहीं ना, दोनों स्टेटमेंट सही है अपने में, लेकिन ये रीजन इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन बी है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन ने सही एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो बी को आपको टिक करना है, सर्कल करना है, या बी लिख करके आपको बताना है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन ने सही एक्सप्लेन नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, असर्शन क्या कह रहा है? कूलम्स फोर्स इज ए नॉन सेंट्रल। भाई कूलम्स लॉ हमने स्टडी किया था कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है,
और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्श टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस है एंड इनवर्सली प्रोपोर्श टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, और जो वो डिस्टेंस है वो सेंटर से मेजर करते हैं, लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। तो क्योंकि वो सेंटर से मेजर करते हैं लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर, तो सेंट्रल फोर्स होती है, तो ये आपने नॉन सेंट्रल कह दिया, नहीं तो गलत है। कूलम्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, ओके, बिकॉज जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो सेंटर से मेजर कर रहे हैं, लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर, तो ये तो गलत हो गया। रीजन पे आ जाते हैं। कूलम्स फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस चेंजेस व्हेन द थर्ड चार्ज इज ब्रॉट नियर टू देम। भाई कूलम्स फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस जो होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। इसमें बीच में कोई तीसरा चार्ज आ जाए तो वो Q1 Q2 के बीच का फोर्स जो है वो वही रहेगा, ठीक है। तीसरे चार्ज पर नेट फोर्स हम निकाल सकते हैं कि इसके वजह से होगा, इसके वजह से होगा, लेकिन Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो तो वही रहेगा। तीसरे चार्ज के प्रेजेंस से वो फोर्स जो Q1 Q2 के बीच का वो नहीं चेंज होने वाला। और ये कह रहा है कि भाई फोर्स बिटवीन द चार्जेस चेंज, गलत है, ये भी गलत है, दोनों ही गलत है, असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। अगर ये ऐसा डी ऑप्शन में मेंशन है कि ऑप्शन डी की असर्शन भी रॉन्ग, रीजन भी रॉन्ग, तो डी आप लिखेंगे कि असर्शन भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, रीजन भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट 19th, प्लॉट अ ग्राफ, ठीक है, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन, सब बोर्ड के क्वेश्चन है। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्स फोर्स F वर्सेस 1/r स्क्वायर। F वर्सेस 1/r का ग्राफ प्लॉट करना है, ओके। इस तरीके से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। y एक्सिस पे फोर्स ले लेंगे F और ये x एक्सिस पे 1/r स्क्वायर, ये ग्राफ प्लॉट करना है हमको। तो ग्राफ तो फॉर्मूले से ही प्लॉट हो सकता है, अगर फॉर्मूला है तो, फॉर्मूला है, यस है, कूलम्स लॉ। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F वर्सेस R स्क्वायर, तो वो तो आपका इस तरीके से कर्व टाइप में बनेगा, जब R 0 तो F इंफिनिटी और R इंफिनिटी तो F 0, लेकिन यहाँ R नहीं है, 1/r स्क्वायर है, तो इसको जरा अरेंज करें। F इज इक्वल टू K Q1 Q2, यस, 1/r स्क्वायर को मैं अलग कर रहा हूं क्योंकि मैं F वर्सेस 1/r स्क्वायर, तो यहां पे इसको F को y एक्सिस कहलाऊं, 1/r स्क्वायर को x एक्सिस कहलाऊं, तो ये आपका स्लोप देगा, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, y इक्वल टू mx, इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इससे आइडिया लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन आएगा। अब यहां पर Q1 Q2 की वैल्यू के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहां देख सकते हो Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, यानी रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स होगा। और 1 इंटू 2, यस 2 मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 2 2 आया, तो ये k टाइम्स k इंटू 2 2 के कुछ आया, ठीक है, कांस्टेंट टर्म जो m यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 -3 है, तो -6, तो यानी इसका स्लोप माइनस की वजह से इस क्वाड्रेंट में आएगा, इसका प्लस के वजह से इसमें आएगा, लेकिन इसका 2 इंटू -3 -6k हो गया ना, तो -6 यानी कि ये -3 टाइम्स ज़्यादा है इसके कंपेटिवली। तो आइडिया लग जाएगा कि ये अगर मैंने ड्रॉ किया है इस पेयर ऑफ चार्जेस के लिए, यानी 1 माइक्रो कूलम एंड 2 माइक्रो कूलम के लिए, तो इसका स्लोप कुछ होगा, चलो θ1 यहाँ से tan θ1 m1 इक्वल टू tan θ1। इसका स्लोप नेक्स्ट वाले का जो स्लोप होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, प्लस इंटू माइनस, माइनस आया तो फोर्स की अगर माइनस में आ रही, इसका मतलब वो अट्रैक्टिव फोर्स है, और अट्रैक्टिव फोर्स है, यहाँ स्लोप उसका 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। इस तरीके से ये θ2, एंड यहाँ पर आपका ये है 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम के लिए। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो m1 है tan θ2 और जो m2 है tan θ1 m1 है और m2 tan θ2 है, इसमें क्या रिलेशन आप देख सकते हो कि अगर m1, इफ m1 की वैल्यू अगर मैं कहूँ m है, तो m2 की जो वैल्यू होगी वो -3 टाइम्स ऑफ m होगा। ये रिलेशन के स्लोप के बीच में, फिलहाल इतना नहीं, आपको बस ये इक्वेशन कंपेयर करके ग्राफ बना देना है, इतना करना है बोर्ड में, लेकिन ये चीज़ भी आपको समझ आनी चाहिए कि स्लोप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 2 point charges plus q and -2q are placed at the vertices B and C of equilateral triangle
इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा और वहां पे पॉइंट बी एंड सी पे ये चार्ज प्लेस करने पड़ेंगे। बी पॉइंट पे यस Q प्लस Q और C पॉइंट पे -2Q प्लेस करना पड़ेगा। एंड उसके बाद क्या करना होगा, हमें एक्सप्रेशन डिराइव या फाइंड करना है फॉर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E फाइंड करनी है हमको पॉइंट ए पे। तो स्टार्ट करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और हमने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया एंड हमने पॉइंट बी हमने ये लिया, पॉइंट सी हमने ये लिया और ये पॉइंट ए। और इस ट्रायंगल में आपको क्लियर है कि इक्विलेटरल है तो आपको ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए एंड ये साइड स्मॉल ए मेंशन है, साइड स्मॉल ए आपको मेंशन है। अब चार्ज रखते हैं, तो जो बी पॉइंट पे चार्ज है वो प्लस क्यू है, यहाँ पे आपके प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया गया है और सी पॉइंट पे प्लेस किया गया है -2Q चार्ज। एंड इन दोनों चार्ज की वजह से पॉइंट ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है और डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज एक एक करके इसके वजह से फाइंड करते हैं, इसके वजह से फाइंड करते हैं और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। प्लस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होती है। इस तरीके से मैं कह रहा हूं इसको E1 कह रहा हूं, मैंने E1 नाम दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए इज E1। तो E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट ए मेंशन कर दिया है मैंने, क्या यहाँ पे लिया है, यस E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लस क्यू के वजह से। अब -2Q की वजह से, तो माइनस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो टुवर्ड्स होता है नेगेटिव चार्ज के, तो ये आपका E2, ठीक है। फिलहाल E2 की डायरेक्शन शो कर दी और E1 की जरा वैल्यू रख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से प्लस क्यू चार्ज है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो ठीक है अवे डायरेक्शन शो कर दी हमने। मैग्नीट्यूड क्या होता है, K पॉइंट चार्ज की वैल्यू Q और इससे डिस्टेंस क्या है AB, यह साइड है स्मॉल a स्क्वायर, KQ अपॉन a स्क्वायर, तो ये E1 आ गया। नाउ सेम E2 क्या हमने मेंशन किया है यहाँ पे, ये E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2Q चार्ज एट पॉइंट A। -2Q जो कि C पे रखा है, लेकिन -2Q के वजह से पॉइंट A पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो E2 है। डायरेक्शन हमने शो कर दी क्योंकि माइनस की वजह से टुवर्ड्स होता है। और वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, K चार्ज क्या है 2Q, मैग्नीट्यूड रख रहा हूं तो यहाँ पे -2Q नहीं रख रहा हूँ, माइनस के अकॉर्डिंग मैंने डायरेक्शन शो कर दिया है, तो मैग्नीट्यूड रख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में रखता है तो फिर मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग माइनस साइन आता है यहाँ पे। मैग्नीट्यूड क्या है इसका 2Q, डिस्टेंस क्या है वही C से A का स्मॉल a का स्क्वायर, और यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड दिखा दी मैंने E1 का और E2 का, ये वैल्यू है और डायरेक्शन मैंने यहाँ शो कर दिया है। अब डायरेक्शन के बेसिस पे आप समझ गए कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर वेक्टर फॉर्म में कहूँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E नेट जो होगा पॉइंट A पे वो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। और मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, E नेट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो अंडर रूट में E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या, ये एंगल कितना होगा, एनी आइडिया, यस अगर ये 60 है इक्विलेटरल है तो ये आपका 120 है, तो cos 120 हमने रख दिया, cos 120, क्लियर। अब cos 120 की अगर वैल्यू आपको पता है तो तुरंत पुट कर दो और आनी भी चाहिए। cos 120 आपका क्या होता है, cos 120 लिख सकते हैं क्या, cos 90 प्लस 30, और जो कि आपका माइनस में sin 30 यानी -1/2 होता है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि E1 की वैल्यू को अगर मैं E कहूँ तो E2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ E होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इजी हो जाएगा। अब
वैल्यू पुट करते हैं, cos 120 की पुट करते हैं, E1 और E2 की वैल्यू पुट करते हैं और नेट फाइंड करते हैं। जो E नेट आएगा यस अंडर रूट में E1 का स्क्वायर यानी E का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर, E2 आपका 2 टाइम्स ऑफ E है तो ये आपका 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया E स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 E2 तो 2 टाइम्स ऑफ E इंटू 2E यस, तो ये 4E स्क्वायर आया और इंटू cos 120 माइनस हाफ, ये वैल्यू हमने रख दी। चेक कर लेना एक बार क्योंकि कैलकुलेशन जल्दी में मिस्टेक होती है। E नेट इज इक्वल टू, तो यहाँ से E स्क्वायर 4 स्क्वायर 5E स्क्वायर, ये माइनस की वजह से यहाँ माइनस हो गया आपका ये वाला, ठीक है, और ये 2 से कैंसिल हुआ तो आपको मिला यहाँ पर 5E स्क्वायर ये, और ये माइनस और ये 2 और 4 कैंसिल हुआ तो 2E स्क्वायर, और ये आपको √3 टाइम्स ऑफ E मिल गया एंड इट इज √3 टाइम्स ऑफ E, और E की वैल्यू क्या है KQ अपॉन A स्क्वायर। तो ये हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या होगा, इन बिटवीन होना है E1 E2 को। अब E1 E2 की वैल्यू इन बिटवीन है तो वो एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। एंगल बाइसेक्टर तब होता है जब E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम होता है। यहाँ E2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ E है, इसका मतलब कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E नेट, उसकी डायरेक्शन E2 के टुवर्ड्स ज़्यादा होगी। अब वो एंगल क्या होगा, तो वो एंगल हम मान लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में अल्फ़ा होगा। अब E2 के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा होगा तो आपको फॉर्मूला बता दें, tan अल्फ़ा ये यूज़ करते हैं, रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है, यस वेक्टर्स वाला कंसेप्ट यहाँ यूज़ होता है। वेक्टर वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जो रिजल्टेंट एंगल बनाता है वो tan अल्फ़ा ले रहे हैं हम, यस। फॉर्मूला क्या होता है, जिससे एंगल बना रहे हैं उसके कॉम्पोनेंट नहीं लेते हैं, यानी ये E2 को मैं ऐसे रख देता हूँ और E1 के कॉम्पोनेंट होंगे, यानी कि E1 tan है तो साइन थीटा यानी 120 प्लस E1 cos 120, और यहाँ से आप अल्फ़ा फाइंड कर सकते हैं। यानी ये फॉर्मूला डायरेक्शन तो हमने शो कर दिया, अल्फ़ा की वैल्यू आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। साइन 120 की वैल्यू रखेंगे, cos 120 की वैल्यू रखेंगे, E1 E2 में रिलेशन पता ही है, देखो E1 आप E रखेंगे, E2 आप 2E रखेंगे तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू भी मिल जाएगी। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस R1 दिख रहा है आपको। अब इनर रेडियाई R1 है, मेंशन कर देते हैं इनर रेडियाई R1, आउटर रेडियाई R2, आउटर रेडियाई R2, ठीक। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल, और बाद में रखा गया, लेकिन पहले आप देख लो कि चार्ज Q कैपिटल Q दिया गया है इस स्फेरिकल शेल को। तो चार्ज कैपिटल Q दिया गया है तो चार्ज को शो कर देते हैं कि जो कैपिटल Q है, तो ये आपका क्या है, कंडक्टिंग है ना, तो कंडक्टिंग है तो चार्ज सरफेस पे आ जाता है। और इस तरीके से हमने कहा कि इस तरीके से प्लस चार्ज कैपिटल Q सरफेस पे है, ये प्लस Q चार्ज है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस, अब यहाँ पे स्मॉल q प्लेस किया गया, ठीक है। प्लेस करने के बाद क्या कहा गया कि आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा फाइंड करना है फॉर द इनर सरफेस, फॉर द आउटर सरफेस, और उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है एट डिस्टेंस x जो कि R2 से ग्रेटर है, यानी आउटसाइड फाइंड करना है, ठीक है। तो यस, पहले तो जैसे ही हमने प्लस q चार्ज सेंटर पे रखा, यस इंड्यूस होगा इससे चार्ज क्या, इधर इनर पे आपका माइनस, क्योंकि कंडक्टिंग है, ठीक है, तो k कैपिटल K इन्फिनिटी होता है तो ये इनर आपका माइनस q हो जाएगा, यानी जो R1 रेडियाई के अकॉर्डिंग ये जो आपका इनर सरफेस है वहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा माइनस q, ठीक है। और एरिया के उसके अकॉर्डिंग, तो जो यहाँ पे चार्ज है एरिया आपका 4 पाई R1 स्क्वायर, और जो यहाँ पे चार्ज आ गया वो चार्ज है आपका Q माइनस Q के इक्वल, क्योंकि प्लस Q की वजह से माइनस Q इंड्यूस हो गया। और यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी हम फर्स्ट फाइंड करने जा रहे हैं सिग्मा, यस इनर सरफेस के लिए
यस, यानी जो आपका क्यू इनर है वो माइनस क्यू आया, वो है चार्ज यानी क्यू इनर सरफेस पे अपॉन एरिया, चार्ज पॉइंट एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, और इनर पे माइनस क्यू आ गया क्योंकि ये प्लस क्यू, तो माइनस क्यू इंड्यूस हो गया अपॉन एरिया 4 पाई r1 स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट वन, इनर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड किया, नेगेटिव आई। आउटर सरफेस पे देखो इस प्लस की वजह से इधर माइनस क्यू हुआ, लेकिन उतना ही फिर प्लस इधर आ जाएगा, यानी प्लस क्यू इधर और जुड़ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस तो उधर आउटर प्लस हो जाता है ना। तो अब यानी कि आउटर सरफेस पे कैपिटल क्यू पहले से था, जैसे ही ये प्लस क्यू सेंटर पे रखा तो इधर माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू स्मॉल क्यू, तो ये आपका आउटर पे टोटल चार्ज हो गया। यस, आउटर की बात करें तो आउटर का जो एरिया है वो 4 पाई r2 स्क्वायर, चार्ज जो होगा आउटर पे, क्यू आउटर पे क्या आया, कैपिटल क्यू पहले से ही था, इंड्यूस प्लस क्यू, तो ये चार्ज है, और सिग्मा आउटर का क्या आया, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एरिया 4 पाई r2 स्क्वायर। सॉल्व कर दिया हमने सेकंड भी, तो ये सोल्यूशन हो गया। नाउ भी थर्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है फॉर द डिस्टेंस x जो कि r2 से ग्रेटर है, पॉइंट P इधर ले लेते हैं, इधर बताना है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इसको अगर हम इमेजिनरी क्लोज सरफेस से एंक्लोज करें तो टोटल चार्ज एंक्लोज कितना, तो जो टोटल चार्ज एंक्लोज है वो है आपका प्लस क्यू अंदर, कैपिटल क्यू बाहर, बाकी ये जो माइनस क्यू प्लस क्यू वो तो क्या है, वो तो इंडक्शन की वजह से, और लेकिन वैसे भी आप देख लो टोटल चार्ज क्या है, तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हुआ, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, तो टोटल चार्ज तो कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, ये टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द, अगर हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ऐसे करके मान लिया कि पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो टोटल चार्ज एनक्लोज तो कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू हुआ, और डिस्टेंस ये हमने सेंटर से एक्स ले लिया, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या आएगा, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू टोटल, और यहाँ से थ्रू आउट ई डी ए कॉस जीरो रहेगा, ई डी ए कॉस जीरो ही रहेगा, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यस डी ए का इंटीग्रेशन करना है आपको, यस क्लोज इंटीग्रेशन करना है, तो ई जो भी होगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस जीरो तो 1, डी ए का इंटीग्रेशन 4 पाई, हमने एक्स डिस्टेंस माना 4 पाई एक्स स्क्वायर, 4 पाई एक्स स्क्वायर कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से ई आपको मिल जाएगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो क्या मिलेगी, यस 4 पाई एक्स स्क्वायर को नीचे भेज दो, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अ हॉलो सिलिंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर, डायग्राम में दिख सकता है, यस ये है, लेंथ 1 मीटर है, ये लेंथ 1 मीटर है, और इसको ओरिजिन से भी 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है, ये भी ध्यान रखना, मेंशन है डायग्राम में कि ओरिजिन से भी 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है। एरिया क्रॉस सेक्शन जो इसका दे रखा है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन ए आपको 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसा सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो 25 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्लेस जैसा कि देख सकते हो आप, कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो दे रखी है, ई वेक्टर आपको दे रखा है 50x आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब इस डायरेक्शन में है, ई वेक्टर की डायरेक्शन आई कैप है, इस डायरेक्शन में है, यानी कि अगर हम इस सरफेस की बात करें, इस फर्स्ट की बात करें, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी और यहाँ से बाहर निकलेंगी, लेकिन क्योंकि ई वेरिएबल है एक्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो, तो यानी यहाँ लाइंस अलग डिफरेंट होंगी और यहाँ लाइंस डिफरेंट होंगी, एंटर करने वाली लाइंस डिफरेंट होंगी और बाहर निकलने वाली लाइंस डिफरेंट होंगी, क्योंकि ई वेरिएबल है। तो फर्स्ट रीजन में ई अलग है और सेकंड रीजन में ई अलग है, तो वो तो फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ई फर्स्ट रीजन में अगर आपको फाइंड करना है, तो फर्स्ट रीजन में यानी ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये 0 है तो इसके रिस्पेक्ट 1 मीटर में है। ई फर्स्ट रीजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू
1 मीटर रखनी पड़ेगी, तो 50 आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आई कैप लिख देंगे, ये डायरेक्शन है। और सेकंड रीजन की बात करें तो सेकंड रीजन यहाँ से जैसे 1 और 1 2 हो गया, x इक्वल टू 2 मीटर होगा फॉर सेकंड रीजन की बात करें। और E इन द सेकंड रीजन जो आएगा आपका, x को क्या करना है 2 रखना है, तो 2 रख देंगे, तो 2 इंटू 50 100 न्यूटन पर कूलम आई कैप। तो हमने ई फर्स्ट रीजन बता दिया, जो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहीं से आएंगी। ई फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ई सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। और ए जब वेक्टर फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसको भी ए वेक्टर लिख दो, तो ए वेक्टर क्या होगा, यहाँ पर वही बाहर की तरफ दिखाते हैं ए वेक्टर, इसमें जो आउटर की तरफ दिखाते हैं उस प्लेन से, तो ये 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, इसको माइनस आई कैप लिख देंगे फर्स्ट रीजन के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट रीजन के लिए। और सेकंड रीजन के लिए आप लिखेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये आई कैप होगा फॉर सेकंड रीजन के लिए होगा। डायरेक्शन क्या है, देखो इसमें ए वेक्टर और ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो फ्लक्स की वैल्यू जैसे हम कहें प्लस में आ रही है, तो अब हम फाइंड करते हैं कि जैसे फर्स्ट रीजन में फाइंड करना हो, तो आप जब ई डॉट ए करेंगे, ई फर्स्ट रीजन ए फर्स्ट रीजन, और आप मल्टीप्लाई करके देख लें, तो 50 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁴ इस एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 5 फर्स्ट रीजन में आ गया। लेकिन ये माइनस साइन के साथ रख देंगे क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर दिखाया जाता है और सरफेस से बाहर की तरफ दिखाया जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये माइनस में कर दिया, 5 फर्स्ट वन आ गया। वैसे 5 सेकंड वन जब फाइंड करेंगे, ई इन द सेकंड रीजन डॉट ए इन द सेकंड रीजन, ये आपका 100 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴, और इसमें ए वेक्टर की डायरेक्शन वही आउटवर्ड के अकॉर्डिंग प्लस आई कैप होगा, तो ये तो आपका प्लस में रहेगा। तो जो एंटर करे यहाँ पे हमने ये माइनस में दिखा दिया एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ई वेक्टर और ए वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस में, और ये सेम डायरेक्शन में प्लस में। तो जो नेट फ्लक्स होगा जब आप ऐड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और वो आपको नेट फ्लक्स क्या मिलेगा, यस इन दोनों को सम कर दो, ये माइनस ये प्लस, और आपको यहाँ पे मिल गया 25 इंटू 10⁻⁴ कॉमन, 100 - 50 हो जाएगा, तो 100 - 50 आ जाएगा। और आप ये कैलकुलेट कर लेना, यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो हमने ये नेट फ्लक्स फाइंड कर लिया। अब इसके बाद अगर चार्ज एनक्लोज फाइंड करना है, उसके लिए क्या कंसेप्ट होगा, तो कंसेप्ट बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ठीक है, क्लोज सरफेस मान लिया, क्लोज सरफेस, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो नेट फ्लक्स होता है ना, सेकेंड आंसर बी बताने जा रहे हैं आपको, बी वाला नेट फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ से चार्ज एनक्लोज आ जाएगा क्या, नेट फ्लक्स जो आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, इनटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी होगी आपको पेपर में, नहीं तो आपको बता दें 8.85 10⁻⁻12, तो 5 नेट ये रहा, यहाँ रख देंगे, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻12 रख देंगे, तो ये चार्ज एनक्लोज आ जाएगा कि इसके अंदर नेट चार्ज एनक्लोज कितना है। क्लियर, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस तरीके से बोर्ड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, साइड है, एरिया आ जाएगा यहाँ से, प्लेन YZ प्लेन है, YZ प्लेन है इसका, व्हाट विद द फ्लक्स, तो पहले वही चीज की ई वेक्टर, फ्लक्स के लिए ई वेक्टर 2 इंटू 10⁻³ आई कैप, यूनिट न्यूटन पर कूलम, यानी ऐसा यूनिट है। एरिया वेक्टर, एरिया क्या स्क्वायर है, साइड 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 सेंटीमीटर है आपका, तो यानी इसको क्या कह सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻1 कन्वर्ट कर दिया 0.2 मीटर। ठीक है, ये साइड हो गया इसका स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, एरिया आ गया। लेकिन वेक्टर फॉर्म में YZ प्लेन है, तो YZ प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस आई कैप, यानी ये मीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है, ई वेक्टर ए वेक्टर, देन फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट
ए वेक्टर एंड फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब क्या यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, व्हाट विल द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एंगल 30 डिग्री। तो पहले फ्लक्स क्या फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड करना है कि जब वो वाईजेड प्लेन में था, यानी फॉर थीटा 0 के लिए था, ठीक है, वाईजेड प्लेन में यानी आई कैप दोनों सेम डायरेक्शन में, ये वाईजेड प्लेन के लिए, ठीक है, तो ये वाईजेड प्लेन में है उसके लिए, तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग थीटा 0 के लिए हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक, फाई इज इक्वल टू ई ए आ जाएगा, ठीक है। अब इस ए वेक्टर को चेंज करें, ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं, इसको हम आई कैप नहीं रहेगा, अब इसको हम मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं। सेकंड केस थीटा हम क्या रखेंगे, ओरिएंटेशन चेंज करके प्लेन एंगल बना रहा है 30 डिग्री, याद रखना प्लेन एंगल 30 डिग्री बना रहा है। अगर प्लेन 30 डिग्री बना रहा है तो जो एरिया वेक्टर है वो 90 माइनस 30 60 डिग्री बनाएगा, क्लियर है। अगर प्लेन 30 डिग्री बनाएगा तो एरिया वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा आपका 90 माइनस 30 60 होगा। अब यहाँ पे फ्लक्स फाई यू होगा वो मॉड ऑफ ए, ई का मॉड यही है, ए का मॉड यही है, बस ए का ओरिएंटेशन चेंज किया, अभी आई कैप नहीं रहेगा, ठीक है। तो ई ए बस एंगल cos 60 रख देना है आपको, तो फर्स्ट इसके लिए आंसर होगा ई ए cos 0 के अकॉर्डिंग, और इसके लिए जो आपका 30 डिग्री एंगल बना रहा है प्लेन, तो एरिया वेक्टर 60 बनाएगा, तो cos 60 रख देना है। लेकिन वैल्यू याद रखना चाहिए, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 आपका 1/2 होता है, बस वैल्यू रख देना है, अब आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको करनी है और उसमें गलती नहीं करनी। नेक्स्ट देखो, केस स्टडी भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बोर्ड में, तो केस स्टडी बेस्ड टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी रीजन में है तो मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर डेंसिटी किसी रीजन में ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पर स्ट्रॉन्गर होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं किसी रीजन में फार अवे एक दूसरे से, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो वीकर होगी। तो इस तरीके से कुछ पैरा पूरा दे रखा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पता है, तो ये सिर्फ फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, किसी यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मेजरमेंट वहीं से किया जाता है। तो आ जाते हैं सीधे क्वेश्चंस पे कि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, क्या ये रियल लाइंस है, क्या इमेजिनरी है, या क्लोज लाइन है, नन ऑफ दिस। यस, ये रियल लाइंस आपको रियल में से नजर आ रही, नहीं, ये इमेजिनरी लाइन है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये इमेजिनरी लाइन है, क्लोज लाइन तो होती नहीं है, और नन ऑफ दिस है नहीं, क्योंकि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये इमेजिनरी लाइन है। वो इमेजिनरी लाइन जिसके अलोंग कोई पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज मूव करेगा अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो केस स्टडी के हैं वो ये रहे, एट पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर N1 मान लेते हैं और N2 मान लेते हैं। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है N1 पर यूनिट एरिया और N2 पर यूनिट एरिया, और N1 को कह दिया कि भाई N1 ग्रेटर देन N2 है, कि यूनिट एरिया के थ्रू जो नंबर ऑफ लाइंस है वो N1 और N2 है, और यूनिट एरिया के थ्रू जो लाइंस N1 है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू N2, यानी कि किसी यूनिट एरिया के थ्रू N1 ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। किस रीजन में, जहाँ पर ए रीजन कहेंगे कि ए रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो N1 है वो ज़्यादा है, तो ए रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा इंटेंस होगी, ऑप्शन ए होगा। और कहते हैं कि N2 इज ग्रेटर देन N1, यानी कि जो बी पॉइंट है जहाँ पे हम कहेंगे N2 लाइंस है, तो अगर N2 ग्रेटर होता तो ऑप्शन बी सही होता। तो ये याद रखना है कंसेप्ट कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिट एरिया में, यानी डेंसिटी की बात करें, यूनिट एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कहीं रीजन में ज़्यादा हैं, यानी किसी रीजन में यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर से 100 लाइंस पास हो रही हो, किसी से 50, तो 100 लाइंस पास हो रही नहीं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ज़्यादा हैं यूनिट एरिया के थ्रू, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ये कंसेप्ट यूज़ करना और आंसर ये सही है। नेक्स्ट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या टू लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। कैन इंटरसेक्ट, नहीं, गलत है। कैन नॉट इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है, ये आंसर बी सही है, बाकी आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। यस, नेक्स्ट फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई की यूनिट, अब देखो थोड़ा तोड़ मोड़ के यूनिट की गई है, न्यूटन पर कूलम, फोर्स अपॉन चार्ज, ये तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, यानी तो सही है, ये तो सही है बिल्कुल हमारा।
नॉट पूछा है तो ये तो सही है, हमारा आंसर भी ए नहीं है, नॉट पूछा है। वोल्ट पर मीटर, तो ई आप देखेंगे वी बाय आर वाला फॉर्मूला चैप्टर 2 में, उसके अकॉर्डिंग भी ये सही है। जूल पर कूलम तो वोल्ट होता है, और इसको मॉडिफाई करेंगे तो ये सी बी जैसा ही है, ये भी सही है। न्यूटन पर मीटर, भाई न्यूटन पर कूलम सही है तो पर मीटर कैसे ही हो सकता है ये, यानी हमें लिखना है कि D इज नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी न्यूटन पर मीटर, यानी हमारा आंसर है इसमें D, हमारा आंसर D है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। D न्यूटन पर मीटर इज नॉट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यस, तो इसके साथ आज का जो हमारा वन शॉट वीडियो है प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन का चैप्टर 1 का, वो कंप्लीट होता है। लेकिन आप जितने क्वेश्चंस कर लो उतने कम है। आपको इन कंसेप्ट से, यानी इस वीडियो से आइडिया लगता है कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसको करने से पहले आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए हमारी जो वन शॉट वीडियो है वो थ्योरेटिकल वाली पहले वो देखो, उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस। तो इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी कि आपकी थ्योरी क्लियर है, उसके बाद बोर्ड के क्वेश्चंस उठाने और प्रैक्टिस करने हैं। हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है और इस तरीके से सॉल्व करना है कि 1 आवर में इतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और जल्दी हम आपसे मिलते हैं चैप्टर 2 के प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।